चलिए गाइस, देखो भाई, आज की क्लास के एंड तक मेरी कोशिश है खत्म कर दूं मैं। सुन लो सब बच्चे बोर्ड पर, मुझे आपको बैक एक्सरसाइज करानी है, इसकी कंप्लीट बैक एक्सरसाइज, ठीक है। इंटेक्स भी बता दूंगा आप लोगों को, जो 2-3 इंटेक्स थोड़ी मुश्किल है, बाकी कंटेंट आप लोगों का ऑलरेडी कवर्ड है। 1-2 चीजें बची हुई मैं करवा रहा हूँ। एक बात मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ, कन्वर्जन्स जो रहेंगी, सिर्फ कन्वर्जन्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कन्वर्जन्स जो है चारों चैप्टर की एक साथ ही होगी। किसी भी चैप्टर की कन्वर्जन में एक बार में नहीं करा सकता। मैं आपको इस चैप्टर की कन्वर्जन कराऊंगा। मैंने पहले भी आपको बोला था, इस चैप्टर की कन्वर्जन में एल्डिहाइड कीटोन की चैप्टर की रिएक्शंस भी इस्तेमाल होती है। एक बार चारों चैप्टर रिवाइज करते हैं, पूरी एक्सरसाइज रिवाइज करते हैं, सारी चीजें रिवाइज करते हैं, सिर्फ कन्वर्जन्स को छोड़ूंगा फिलहाल। और कब कराऊंगा? जैसे ही चारों चैप्टर हो जाएंगे हमारे, उसके बाद 2-3 घंटे की क्लास लगाएंगे एक सीधी, उसमें सारे कन्वर्जन्स करा दूंगा। 50-60 कन्वर्जन्स हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? तब तक हमारी कमांड बढ़िया हो जाएगी, ऑर्गेनिक पे कन्वर्जन करने आसान हो जाएंगे। एक रिएक्शन देखिए भाई साहब, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले 2 रिएक्शंस फिर सिखा रहा हूं। एक रिएक्शन है जिसका नाम है अगर बातें करते रहे तो आज खत्म नहीं हो पाएगा भाई। चुप हो जाओ बिल्कुल, और आराम से करा दूंगा 1.25 घंटे में खत्म। बस बोर्ड पे बने रहो आप लोग। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, अब ये क्या चीज है? फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन मैंने आपको बताया था, कभी भी कोई भी मेरे पास अल्केन है, इसका रिएक्शन क्लोरीन से हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जिसको लाइट को मैं H लिखता हूं, लाइट भी बोल सकते हैं, सनलाइट बोल सकते हैं आप लोग। थोड़ा ढंग से सीखना, इसके ऊपर बैक एक्सरसाइज में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आपको बस ध्यान रखना था, लाइट की प्रेजेंस में जो अल्केन्स होते हैं ना, इनका कोई भी हाइड्रोजन रिप्लेस होता है क्लोरीन से। अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, बोलेंगे CH3Cl, और प्लस में बोलो क्या बनेगा? H3। बट इस रिएक्शन, एक तो ये पढ़िया आप लोगों ने, कोई भी देख लीजिए, मान लीजिए ऐसा आ गया CH3 प्लस में Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, Cl आके रिप्लेस करेगा किसी हाइड्रोजन को, सही है। कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लो ऐसा मान लो, ये भी है, प्लस में Cl2 है, प्लस में लाइट है, डबल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, कार्बन विद सम हाइड्रोजन्स। कोई भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, क्लोरीन आ गया। कोई दिक्कत है? लेकिन इसको ना बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत करना उस वाली रिएक्शन से जो तुमने ये वाली पढ़ी है, कि अगर कभी डबल बॉन्ड होता है तो यहाँ पर Cl2 से रिएक्शन होती है, और इस रिएक्शन में Br2 वाली पढ़ी आप लोगों ने, Cl2 भी वैसे रिएक्ट करेगा। तो लेकिन इस रिएक्शन में लाइट की कोई जरूरत, ये 2 रिएक्शंस में एक चीज का डिफरेंस है, ये बिना लाइट के हो नहीं सकती, और उसको लाइट की जरूरत नहीं है, वो बिना लाइट के हो जाएगी। इस फर्क से ना कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि वो बोल देगी क्लोरीन ना किसी हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन दे रहा है, बट सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में दे पाता है, वैसे नहीं दे पाता। तो समझ जाएंगे अल्केन से सामने वाला हाइड्रोकार्बन कौन है? अल्केन है। और बोलेगी बिना लाइट के भी रिएक्शन दे पा रहा है, ऐसा हाइड्रोकार्बन सामने है जिससे वो क्लोरीन बिना लाइट के भी रिएक्शन दे रहा है, तो उसका मतलब वो अल्कीन है। क्या है बोलो? अल्कीन या अल्काइन। नहीं समझे मेरी बात को? नहीं समझे, ठीक है। तो वो ये डार्क में भी रिएक्शन दे सकते हैं, मतलब बिना सनलाइट के देखते हैं, बट ये सनलाइट के साथ ही होती है रिएक्शन में, इसमें हाइड्रोजन रिप्लेस होता है। इस केस में आपको पता ही है, मैंने लास्ट क्लास सिखाया था आप लोगों को, रेडिश ब्राउन कलर डिसअपीयर हो जाता है। पढ़ना पड़ेगा भाई, मैं इसको जब 10 बार रिवाइज करा दूं, आप लोगों ने अगर मेहनत नहीं करनी तो फिर कुछ भी नहीं कर सकता। और आप लोगों को एक बार ये करवाया गया है, उसके बाद दोबारा करवा दिया गया है। अगर आपने घर पे एक बार ढंग से पढ़ लिया, फिर ये बहुत मजबूत स्थिति में चला जाएगा चैप्टर आप लोगों का, और फिर दिक्कत नहीं आएगी पेपर में जो क्वेश्चन है, क्योंकि बैक एक्सरसाइज, कन्वर्जन्स, वर्ड प्रॉब्लम सब करवाऊंगा, A to Z चीजें करवाऊंगा आपको। समझ में आ रही बात? थोड़ा सा अपनी तरफ से ना सीरियसनेस लेके आओ, अपना टाइम वेस्ट मत करो इंस्टाग्राम पे इधर उधर, अपना सीधा बस सटीक से पढ़ाई करा करो। फ्री फायर खेलते रहते तुम पूरे दिन। अब सुनो, एक रिएक्शन हो रहा है मेरे पास, एक बार सिखाऊंगा फिर से, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक बार फिर से सिखाऊंगा। पहले भी सिखाया था मैंने आप लोगों को, और मैंने बोला था कि ये रिएक्शन आपको हर चैप्टर में मिलेगी, हर चैप्टर में आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। सुन लो मेरी बात को, तो मैं एक ही बारी में सारे चैप्टर्स की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहा हूं आप लोगों को। बस इतना याद कर लो जो बोल रहा हूं। अगर कभी भी रिएजेंट के तौर पे आप लोगों को HNO3
और H2SO4 मिलता है, H2SO4 और HNO3 मिलता है। तो याद रखिएगा इन दोनों से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, दैट इज NO2+। क्लियर है? अगर आप लोगों का Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 होता है बच्चों, तो आप लोगों को इलेक्ट्रोफाइल एज Cl+ मिलता है, Cl+, एक Cl को ये ले जाता है। अगर आप लोगों का एज अ CH3Cl है और एनहाइड्रस AlCl3, बातें बिल्कुल नहीं, तो आप लोगों को CH3+ मिलता है एज इलेक्ट्रोफाइल। मतलब कि कुछ नहीं है, यहां से Cl लेके निकल गया CH3+, वहां से वो Cl लेके निकल गया Cl+, इधर CH3 C डबल बॉन्ड OCl एनहाइड्रस AlCl3, बिल्कुल तीनों की तीनों एक जैसी हैं। Cl निकलेगा तो बनेगा CH3CO+, फिर Cl लेके निकला। इन सब में क्या है, इसमें भी Cl लेके निकला, इसमें Cl लेके निकला, इसमें Cl लेके निकला, तो बाकी की बची हुई चीज प्लस में चली जाती है। ठीक है? और एक लास्ट जो था आप लोगों का, वो या तो देगा आपको H2S2O7 ओलियम, या फिर सीधा लिख के देगा बस H2SO4। तो आपको ध्यान रखना है SO3H+। मतलब मेरा बस ये कहना है आप लोगों को, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती हैं, तो सबको बस ध्यान रखना है कि जब भी किसी भी एरो पे ये इनमें से कुछ मिलता है, तो ये चीज जनरेट होती है। ये चीज क्या होती है? जनरेट होती है। ये वाले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होते हैं। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहां जाके जुड़ेंगे वो सुनो। अगर सिर्फ बेंजीन है, अगर सिर्फ बेंजीन है तो कहीं भी जोड़ दो। जैसे कि मान लो बेंजीन के साथ में इन्होंने दिया CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3, सुन लीजिए एनहाइड्रस AlCl3, तो आपको पता है इससे क्या निकला? इससे क्या निकला? CH3+। जहां मन करे वहां जोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जहां मन करे, पहली पोजीशन पे, दूसरी पे, तीसरी पे, जहां मर्जी जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया? ठीक। प्लस में HCl एज अ साइड प्रोडक्ट बनता है सब में। ठीक है? पहले वाले में H2 बनता है। तो अगर सिर्फ बेंजीन है तो आप लोगों को कहीं भी जोड़ देना है। सुनिए, इसको मैं साइड में रखता हूं, लेकिन क्योंकि मैं आपको सिखाने जा रहा हूं इस पूरे के पूरे सिलेबस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वो कैसे होने वाली है, तो आपको बता दूं कि बेंजीन के साथ में ना दो तरह की चीजें लग सकती हैं। या तो कोई ऐसा ग्रुप लगेगा जैसे कि मान लो ये रहा NH2, या कोई भी ग्रुप ले लीजिए आप लोगों के पास, या तो ऐसा ग्रुप लगा, या कोई ग्रुप ऐसा लगेगा जैसे कि ये। अब आप लोग एक CHO जैसे एल्डिहाइड है, आप लोग कहोगे सर फर्क क्या है इन दोनों ग्रुप्स में? देखिए आपको ना बस पहचान क्या करनी है, ढंग से सीख लीजिए, लॉजिक पकड़ में आ जाएगा, सारा खेल बन जाएगा। बेंजीन के साथ जो एटम डायरेक्टली लगा हुआ है, आपको बस ये देखना है उस एटम के पास एक्स्ट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गए कि नहीं बच गए। जैसे तुम ये बताओ मुझे कि नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स टोटल होते हैं, 2,5 उसका वैलेंस में होते हैं, 5 वैलेंस में होते हैं। 5 में से हर्ष कितने ने बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल कर दिए? 3 थे, क्योंकि एक इधर और 2 हाइड्रोजन से। तो कितने इलेक्ट्रॉन अभी भी बच गए? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके बच गए हैं इसके पास। अगर बच गए हैं तो भी कहानी अलग है। ठीक है? और नहीं बचे, जैसे इसके पास नहीं बचे, कैसे? कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बोलो 6। 2,4 की वैलेंस, 4 वैलेंस शेल होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे? एक बॉन्ड इधर, 2 इधर, 1 इधर, चारों यूज हो चुके हैं, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो 2 तरह के सिनेरियोज हैं, एक ऐसा जिसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं और एक ऐसा जिसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं बचते। अब अगर बच जाते हैं तो बच्चों क्या होता है? रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस होता है, सुनना पूरी बात में, मैं आपको डायरेक्ट लॉजिक बताऊं, करना है ऐसे। रेजोनेंस की वजह से ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आएंगे, सुनते चलो। कुछ ऐसा रेजोनेंस होता है जिसकी वजह से आप लोग जानते हैं कि जहां पर NH2 लगा हुआ है, इसकी ये वाली साइड पर नेगेटिव चार्ज आएगा, शोर मत करो भाई बिल्कुल भी। फिर ये इधर आएगा, कुछ कहेंगे सर हमें रेजोनेंस नहीं आता, सो डोंट वरी, आपको रेजोनेंस पे ज्यादा ध्यान देना भी नहीं है। नहीं आता तो छोड़ दीजिए, आपको रेजोनेंस नहीं समझना है, 11th क्लास की चीज है। कुल मिला के बस कुल मिला के हुआ ये कि अगर मेरी बेंजीन रिंग पे जो ग्रुप लगा हुआ था वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, EDG था, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, वो डोनेट कर सकता था। तो उसके कारण मेरी इस बेंजीन रिंग की कौन कौन सी साइट पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई रेजोनेंस की वजह से? एक ये वाली ऑर्थो बोलते हैं इसको, बगल वाली को ऑर्थो बोलते हैं, सामने वाली को पैरा बोलते हैं, और ये जो मेटा बोलते हैं। ऑर्थो बिल्कुल बगल वाली दोनों, ये वाली मेटा होती है, सामने वाली पैरा होती है। तो एक तो ऑर्थो पे बड़ा, एक बोलो किस पे बड़ा? बोलो पैरा पे, और एक बोलो किस पे बड़ा? ऑर्थो पे। देख लो जरा, इन 3 जगहों पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। अब तुम मुझे बस ये बताओ कि अगर सामने से कोई इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है E+, जैसे वो इलेक्ट्रोफाइल है,
तो वो कहां पर अटैक करना पसंद करेंगे? या तो ऑर्थो पे करेंगे, अरे यहां जुड़े बात एक ही है, या फिर बोलो किस पे करेंगे? पैरा पे। इन्हीं दो जगह में जाके जुड़ना पसंद करेंगे। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मेरा इलेक्ट्रोपाइल कहां जाके टारगेट करेगा? अगर सिर्फ बेंजीन है तो जहां मर्जी टारगेट कर देगा, बट अगर बेंजीन के साथ ऑलरेडी कुछ लगा हुआ है तो वो डिसाइड करेगा कि कहां पर बुलाऊंगा इलेक्ट्रोपाइल को। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाए तो वो इन ऑर्थो पैरा साइट्स को रिच बना देते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, तो मेरे इलेक्ट्रोपाइल जाके अटैक करते हैं सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे, ऑर्थो और पैरा पे। तो ध्यान रखिएगा जो ईडीजी होते हैं, ईडीजी यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो एंड, 11th क्लास की चीज बताने लग रहा हूं तुम लोगों को, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूं कि एक ईडब्ल्यूजी ग्रुप क्या होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। अब इसकी पहचान कैसे होती है? पहचान करनी आनी चाहिए यार बस, ठीक है। अर्चित यहाँ पर इस बेंजीन के साथ जो डायरेक्टली एटम जुड़ा हुआ है, क्या इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 होते हैं, चारों इस्तेमाल हो चुके हैं। मोर ओवर एक और चीज चेक करनी है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, बगल में जो एलिमेंट बैठा हुआ है, लखन बगल में जो एलिमेंट बैठा हुआ है वो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन कार्बन से बोलो क्या होता है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब एक तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, दूसरी चीज बगल में बैठा हुआ एलिमेंट उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्या करेगा? ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, और कार्बन से जब इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो कार्बन बेंजीन से छीनेगा। इसके कारण यहां भी रेजोनेंस होता है, लेकिन इस रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहे हैं, और इस कारण से बॉन्ड छीने तो यहां पर प्लस आता है, यहां पर प्लस आता है। समझने की कोशिश करना बच्चों, बहुत आसान चीज है। रेजोनेंस आता है नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आ जाएगा। फिर इस प्लस को पूरा करने के लिए ये वाले बॉन्ड यहां जाते हैं। पढ़ा है 11th क्लास में कुछ ऐसा, या कुछ नहीं देखा ऐसा 11th क्लास के अंदर? फिर ये वाला यहां आता है, यहां प्लस आता है, फिर ये वाला यहां आता है, ये वाला वापस यहां आ जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस में तुम मुझे बताओ कि जब मेरे पास बेंजीन के साथ एक कैसा ग्रुप लगा हुआ था, EWG यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जरा बताओ इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने क्या करा रेजोनेंस की वजह से? इसने इलेक्ट्रॉन खींचे और ऑर्थो वाली साइड को पॉजिटिव बनाया, पैरा को भी पॉजिटिव बनाया, ऑर्थो को भी फिर से पॉजिटिव बनाया। मुझे बताओ ऐसे में इलेक्ट्रोपाइल कहां अटैक करना पसंद करेगा? ऑर्थो पे तो बिल्कुल नहीं जाएगा, पैरा पे भी नहीं जाएगा, सिर्फ किस पे जाएगा? मेटा में। अब चाहे इस पे जाए चाहे इस पे जाए, बात क्या है बोलो सेम। तो मैं बोलूंगा EWG ग्रुप आर मेटा डायरेक्टिंग। अरे बस खत्म होने वाली है भाई, EWG ग्रुप आर मेटा डायरेक्टिंग। इसका मतलब थ्योरी बहुत सिंपल सी है, अब सुन लीजिए पूरी। मैं कह रहा हूं कि आप लोग एक रिएक्शन नहीं, आप लोग यहां पर लगभग 30-40 रिएक्शंस कवर कर रहे हैं सिर्फ इस रिएक्शन से, क्योंकि किसी भी चैप्टर के अंदर इसकी 5 रिएक्शंस है मौजूद, 5 रिएक्शंस इसकी हैं। अब आपको बस करना क्या वो सुनो ध्यान से। अगर सिर्फ बेंजीन है, सिर्फ बोलो क्या है? बेंजीन, तो आप जो आने वाला इलेक्ट्रोपाइल है वो कहीं पे भी जोड़ दीजिए। अच्छा कौन सा इलेक्ट्रोपाइल आएगा? वो इन 5 में लिख दिया कि इन 5 में से कुछ भी हुआ तो ये इलेक्ट्रोपाइल्स आएंगे, और वो इलेक्ट्रोपाइल कहीं भी जोड़ दीजिए जहां आपका दिल करे, अगर बेंजीन है सिर्फ। लेकिन अगर बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो आप चेक करेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो वो जोड़ेंगे मतलब कहां पर? ऑर्थो पे और पैरा पे। और अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो कहां पर जोड़ेंगे? इलेक्ट्रोपाइल को मेटा पे। बस अब आपको सर मुझे कैसे पता लगेगा EDG है EWG है? एक तरीका रट लीजिए, एक तरीका समझ लीजिए। समझने वाला लॉजिक मैंने आपको बता दिया। अगर बेंजीन के साथ जो डायरेक्टली एटम जुड़ा हुआ है उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गए हैं तो वो डोनेटिंग होगा, और अगर नहीं बचे हैं और मोरओवर उसके साथ में कोई ऐसा एटम भी बैठा है जो विड्रॉ कर सकता है तो वो EWG होता है। चिंता मत करिए, मैं प्रैक्टिस कराता हूं इसकी, 2 मिनट लगेंगे। आ जाओ। मान लीजिए चैप्टर तो जो है, ये वाला चैप्टर जो है, बातें नहीं प्लीज भाई, ये चैप्टर हेलोरीन है, ये चैप्टर तो हेलोरीन है, हेलोरीन। तो बेंजीन वाला तो ये हेलोरीन ही बनाएगा। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बताओ जरा? 17, 2,8,7। रमेश वैलेंस में कितने? 7 में से कितना सिर्फ बॉन्ड में पार्टिसिपेट करा है? 1, सिर्फ 1 ने पार्टिसिपेट करा है, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन एज अ लोन पेयर मौजूद है। इतने सारे लोन पेयर तो डोनेटिंग है। बस क्या है बोलो? मुझे पता लग गया डोनेटिंग। अब डोनेटिंग पता लग गया, अब गेम में कुछ नहीं बचा। आप लोग बोलेंगे अगर HNO3 और H2SO4 आया तो मैं पढ़ के आ चुका हूं कि इन दोनों की मौजूदगी में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है? NO2। और मैं ये पढ़ चुका हूं वो NO2 कहां जाएगा? EDG के केस में ऑर्थो पे। और तो मैं बोलूंगा इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछों पे अटैक बोलो कहां पर होगा? ऑर्थो पे। और कुछों पे अटैक बोलो कहां होगा? पैरा पे। मतलब मिक्सचर बनता है, दोनों कंपाउंड बनते हैं। मतलब 1000 है ना, तो 1000 में 700-800 ये बनाएंगे, 200-300 ये बनाएंगे। पैरा वाला कहते हैं ज्यादा स्टेबल होता है तो ये मेजर होता है, और ये वाला बोलो क्या होता है? माइनर होता है। लेकिन एक बात की गारंटी है कि ऑर्थो और पैरा पे ही अटैक होने वाला है। कुछ बच्चे कहते हैं इस वाले पे क्यों नहीं? अरे इस वाले पे हो चाहे इस वाले पे, बात क्या है बोलो? सेम है। अब इसी की रिएक्शन में तुम लोगों को ऐसे बोल दें, इसी की रिएक्शन तुम लोगों को बोल दे CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3, तो CH3 निकलेगा। कौन निकलेगा? CH3। पता रखा मैंने आप लोगों को, Cl निकलेगा। अभी तो दिखाया मैंने CH3 प्लस बनेगा। बोलो क्या आएगा? या तो CH3 ऑर्थो पे आएगा या पैरा पे आएगा।
खत्म। लेकिन अगर ये चैप्टर क्वेश्चन आया एल्डिहाइड लगा के, कौन लगा के आया बोलो? अब एल्डिहाइड में आपको पता है CHO में कार्बन के बाद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, मोर उसका जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है ना, खींचता है। तो मुझे पता है भाई ये EWG है और EWG कहां पर अटैक करवाएगा? मेटा पे। तो अगर यही क्वेश्चन एल्डिहाइड चैप्टर में दिया होगा ऐसे करके HNO3 और H2SO4, तो मुझे पता है ये निकाल के देगा यहाँ से NO2 एंड व्हिच विल अटैक ऑन द मेटा पोजीशन। सो मैं बोलूंगा कि CHO के मेटा वाली पोजीशन में बोलो कौन चला जाएगा? इससे आसान कुछ नहीं हो सकता बच्चों, याद करने का तरीका। तुम कोई भी चैप्टर बोलो यार, अमाइंस में हालांकि वो तुम्हें पता है कि ज्यादा उसकी वजह से हो जाता है, जैसे NH2 है। चलो बताओ नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 में 3 ने बॉन्ड बना लिए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, डोनेटिंग होगा। डोनेटिंग हो तो कहां पर अटैक करेगा? ऑर्थो पे और पैरा पे। बात भी करूंगा अमाइन चैप्टर में, आप लोग जानते हैं इसके ऊपर बहुत अच्छा डिस्कशन हमारा चलता है। तो कहां अटैक करवाएगा? ऑर्थो पे और पैरा पे। अच्छा और बताओ, ईथर वाले पार्ट से आएगा OCH3, कैसे जज करूंगा? कैसे जज करूंगा? लगन ऑक्सीजन के पास देखो पता है 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंस में होते हैं, 2 ही बॉन्ड बना रहे हैं, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन खाली डोनेटिंग है। डोनेटिंग है तो कहां अटैक करेगा? ऑर्थो पे और। तो इनमें से कोई भी केस आएगा तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा कहां पर जाएगा? ऑर्थो पे और पैरा पे। अच्छा ईथर के बाद क्या आ सकता है? फिनोल आ सकता है। फिनोल चैप्टर है हमारा अगला। फिनोल के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, डोनेटिंग नेचर का सर, डोनेटिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। हेलो रिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। एल्डिहाइड मेटा डायरेक्टिंग है। कीटोन, कीटोन बोलो सर एक्स्ट्रा नहीं है, इवन ऑक्सीजन उससे विड्रॉ करेगा, तो मेटा डायरेक्टिंग है। मेटा डायरेक्टिंग है। नहीं आ रही ना बात समझ में? रिया नहीं आ रही बात? सिर्फ इतना ही तो चेक करना है। चलो इसका बताना एक बार, हालांकि ये है नहीं कहीं पे भी, लेकिन मान लो CN ऐसा बनेगा, कार्बन के पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, मोरओवर नाइट्रोजन कार्बन से छीन सकता है, तो भैया मेटा डायरेक्टिंग कैसा होगा बोलो? बच रहे हैं इलेक्ट्रॉन, मेटा डायरेक्टिंग। बच रहे हैं इलेक्ट्रॉन, सॉरी मैं बोल रहा हूं, अगर इलेक्ट्रॉन बच जा रहे हैं तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और नहीं बच पा रहे हैं मेटा डायरेक्टिंग। नहीं आई बात समझ? इसमें बस एक एक्सेप्शन बता देता हूं, एक एक्सेप्शन बता देता हूं जो उस वक्त भी मैंने बताई थी आप लोगों को। बेंजीन के ऊपर अगर CH3 होता है तो इस कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, चारों इस्तेमाल हो चुके हैं, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसके साथ कोई ऐसा एटम भी नहीं जुड़ा हुआ जो इससे इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर सके, तो ये विड्रॉइंग कभी नहीं बन पाता, विड्रॉइंग नहीं बन पाता। ये कैसा होता है बोलो? डोनेटिंग। मेरी बात नहीं समझ पा रहे आप लोग? CH3 बस याद रखना, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ना होने के बावजूद भी ना ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, क्योंकि ये इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, क्योंकि आपने सबने पढ़ा होगा ये वाला कार्बन कैसा कार्बन होता है, sp2 कार्बन, ये वाला कैसा होता है sp3, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लेता है और कहीं ना कहीं एक ऐसा डायरेक्टिंग बन जाता है ऑर्थो पैरा। मेटा डायरेक्टिंग नहीं होता। बस एक ये केस ऐसा है जिसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं भी बचते हैं, बट फिर भी एक ऐसा डायरेक्टिंग होता है ऑर्थो और पैरा। अदरवाइज ऑल द केसेस आर, ऑल द रिमेनिंग केसेस आर जिनमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचे ऑर्थो पैरा, जिनमें नहीं बचे वो मेटा डायरेक्टिंग। क्लियर हो गया? सो मुझे लगता है कि दिस इज इनफ फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से आप लोगों को मेरे को लगता है कि ये इनफ है। ओ भाई नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? क्या दिक्कत है? बोलो जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो भाई अब मेरी तरफ से देखो, ये खत्म, ये वाला खत्म। लास्ट में जाते हुए दूंगा ये चीज, अभी बीच में क्लास खराब नहीं करूंगा बच्चों। जाते हुए मुझे बताओ, समझ आ गया? कुछ डाउट रह गया क्या इसके अंदर? मुझे बताना इसका क्या आंसर आएगा। बताना भाई। विड्रॉइंग नेचर का है। CH3 कहां जाएगा लखन? CH3 कहां जाएगा? मेटा पे। तो कैसे जोड़ेंगे? सही है? थोड़ा सा याद रखना, जब मैं आप लोगों को कन्वर्जन्स कराऊंगा ना, तो मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को, बिकॉज दे आर द बेस्ट रूट टू गो फ्रॉम, मतलब कहीं से कहीं जा सकते हैं इनमें, तो बड़े अच्छे रूट्स हैं ये। अच्छा एक बात सुन लीजिए यार, तुम लोग बातें क्यों नहीं बंद कर रहे भाई? फिर बोलोगे सर जनवरी में ऑर्गेनिक खत्म हो रहे थे। अब सुनो, देखो भाई बात बड़ी सिंपल सी है। जैसे ये सारी रिएक्शंस आप लोगों को समझ में आ गई है,
अब इनके ना कुछ नाम होते हैं, नाम सुन लीजिए। जैसे नाइट्रो ग्रुप जब जुड़ता है ना तो इस रिएक्शन का नाम नाइट्रेशन होता है। जब हैलोजन जुड़ता है तो इसका नाम हैलोजिनेशन या क्लोरीनेशन बोलेंगे इसको। इसको बोलते हैं, आप सुन लो, जिनमें भी ये इसका नाम होता है फ्रीडल क्राफ्ट, क्योंकि अल्काइल ग्रुप जुड़ता है तो बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। इसमें असाइल, इसको असाइल ग्रुप बोलते हैं, तो इसका नाम होगा फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, इसका नाम होता है सल्फोनेशन। बाय चांस एग्जामिनर बहुत ही नकली क्वेश्चन दे रहा है एग्जाम के अंदर कि मुझे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन लिख के दिखा दो, तो जो मन में आए वो रिएक्शन लिख देना इस वाले रूट के थ्रू। मतलब ये ऐड होना चाहिए, बस ये ऐड होना चाहिए। कहां पर करा मैंने ऐड? ये दिखाया मैंने, देखो ये रहा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। जब अल्काइल ऐड हो रहा है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, जिस मर्जी में जोड़ रहे हो, चाहे डोनेटिंग में जोड़ रहे हो चाहे विड्रॉइंग में जोड़ रहे हो, अगर जुड़ रहा है अल्काइल AlCl3 की प्रेजेंस में, तो वो क्या है बोलो? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। जिस मर्जी की लिख देना, जिस मर्जी की, जो मर्जी मन में आए, बस देखना फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन वाली। तनिषा बात समझ आ गई? सो भैया यहां पर आके अब चैप्टर मेरी तरफ से पूरा हुआ। जो छोटी मोटी रिएक्शन बच रही थी वो मैंने आपको करवा दी है। मैं आ रहा हूं एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है? एक्सरसाइज में थोड़ा सा जो एडिशनल पार्ट मुझे आपको कवर करवाना है। यहां तक का सारा मुद्दा क्लियर है? कुछ चीज आप लोगों को बोलिए करने को, बोलो क्या? ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड जो लास्ट में आपको वो जो थ्योरी वाला पार्ट पढ़ना है कि यूजेस जो थे पॉलीरेजिन कंपाउंड्स के पढ़ लेना। चलो आ जाओ, बुक लाए हो? फर्स्ट पार्ट और अच्छे। मैं तुमसे वो ज्यादा डाउनलोड है वो पहले डाउनलोड कर ली थी ये तो पहले जेई का आगे तो उसका आगे तो है, पहले नहीं आगे तो है। ये कौन आगे? भूल जाता हूँ, याद ही नहीं भेज दिया आपको, भेज दिया नहीं है आगे। क्या शौक कर रहा है? क्या चीज? किस चीज का? बता बता बता। फोन का? फोन में क्या शौक कर रहा है? अच्छा वो नाम से आईफोन नाम से? वो शायद बाय डिफॉल्ट ऐसे आता है। हाँ उसमें बाय डिफॉल्ट आता है। ओए यार तुमने उन्होंने करेक्शन कर दिए, 2 करेक्शन आ गए तुम्हें। तीसरे
चलिए भाई, एक्सरसाइज कोई ज्यादा बड़ी नहीं है इसकी, चैप्टर ओवरऑल हमारा खत्म हो गया है यहाँ पर। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, सीबीएसई केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएगी, खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी लेफ्ट राइट नहीं जाएगा, कुछ भी। फिजिकल केमिस्ट्री में उनके पास ऑप्शन होती है कि न्यूमेरिकल पार्ट है, हम लोग थोड़ा सा बच्चों के साथ गेम कर सकते हैं, लेकिन हमने उसकी तैयारी बहुत बढ़िया करी है, चिंता मत करिए, ठीक है, हो जाएगा। टेस्ट भी है भाई, प्लीज बच्चों अब चुप हो जाओ। टोटल 22 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से 3-4 क्वेश्चन या तो नोमेनक्लेचर है या फिर कन्वर्जन है, वो नहीं करने, बाकी सारा करना है। आ जाओ। 22nd क्वेश्चन बोर्ड पे, पीछे भाई हर्ष कर रहे सुन प्रियो, चलो ठीक है। ये देखो, व्हाट हैपेंस व्हेन, पहला एन ब्यूटाइल क्लोराइड। यार देखो, आप लोग कुछ बच्चे ऐसा सोचेंगे सर नेमिंग वाला पार्ट प्रॉब्लम में है। भाई देखो यार, ये बिल्कुल बेसिक चीज है नेमिंग की। ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन की चीज, उसके साथ क्लोरीन लगा हुआ है। अगर आप कहते हैं कि सर मेरे को नेमिंग नहीं आता इसलिए मुझसे क्वेश्चन नहीं बनता, भाई तुमसे बनेगा भी नहीं फिर कभी भी। ये नेमिंग का पार्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, 11th क्लास में भी सिखाया जाता है आप लोगों को, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, ब्यूटाइल क्या होगा, 4 कार्बन मैंने ऐसे लगाए, उसके साथ क्लोरीन जोड़ दिया और मैंने ले लिया अल्कोहलिक KOH। रिवीजन इसीलिए करवाई गई थी आप लोगों को। पीछे में शोर कर रहे हो तो क्या होगा, इस कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, बगल वाले से H जाएगा, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। बोलो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में HCl। इसीलिए कंटेंट रिवाइज कराया गया पहले आप लोगों को। सेकंड पढ़ो, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमो विद बेंजीन रिएक्टिंग विद द मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या याद है ग्रिग्नार्ड की फॉर्मेशन, RX प्लस Mg जो होता है RMgH बना लेता है, तो RMgH बन जाएगा बेसिकली बेंजीन विद MgBr, जो कि आपको पता है बाद में टूटेगा भी, तो इस पे प्लस आएगा और इस पे माइनस आएगा। ओके, सो नेक्स्ट, क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। सुन लीजिए, किसी को लगेगा ये कौन सा केस आ गया, क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में डॉस प्रोसेस वाला है, OH का एडिशन, NaOH at 623 Kelvin at 300 atm का प्रेशर, you know that at that the OH will replace the Cl, OH will replace the Cl, that is hydrolysis, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाएगा। फिर वही बात, इथाइल क्लोराइड मतलब कि 2 कार्बन के साथ क्लोरीन and is subjected to the aqueous KOH। क्या मैंने बताया था उस दिन, अल्कोहलिक में तो अल्कीन बनती है और एक्वस में Cl रिप्लेस होके OH आता है, Cl रिप्लेस होके OH आता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है वाली। नेक्स्ट, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड यानी CH3Br is treated with the sodium in the presence of dry ether। आर्यन कौन सी रिएक्शन है ये, बताओ कौन सी रिएक्शन, ध्यान मोबाइल में कहां से आएगा, तो क्या देख रहा है नीचे, लखनऊ और तू दोनों क्या, तेरी कॉल वो भी देख रहा है लखनऊ में बैठा बैठा। भाई थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, 15-20 दिन की पढ़ाई हो रही है, ठीक है, उसके बाद चलाना, फोन चलाने का टाइम मिलेगा, लेकिन अपने जीवन के साथ क्यों खिलवाड़ करना। क्या होता है भाई विकास, वुड्स है ना, क्या तो 2 सोडियम 2 Br ले जाएगा, CH3 से CH3 मिल जाएगा, ठीक है। देखो यार तनीषा, कंटेंट 2 बार रिवाइज होने के बाद तो मैं कह रहा हूँ रिएक्शन देखते ही पकड़ में आनी चाहिए सर, कौन सी रिएक्शन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, चलो भाई आ गया एक बढ़िया क्वेश्चन, आ गया बढ़िया क्वेश्चन, सुन लो। अब यहाँ पर कुछ एडिशनल पार्ट समझाने जा रहा हूँ, इसलिए ढंग से सुनिएगा। कुछ एडिशनल बताने वाला हूँ इस रिएक्शन को लेके, तो बोर्ड पे सबकी नजरें हो। KCl ऊपर वाली सारी समझ में आ गई थी। देखिए एक है CH3Cl, इसका रिएक्शन एक आपको आएगा KCN के साथ, एक आपको आएगा AgCN के साथ। सुन लीजिए,
सेम एनसीईआरटी में नहीं दिया बट हम कन्वर्जन वगैरह में कभी इसका इस्तेमाल कर लेंगे। एक होगा KNO2 और एक होगा AgNO2। ढंग से सुनिएगा, आप कहीं से रिएक्शन नहीं है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं है बट क्वेश्चन के फॉर्मेट में ये दी हुई है KCN AgCN वाली। सुनिएगा पूरी बात। तुम लोगों ने इस चैप्टर में एम्बिडिएंट लिगेंड्स पढ़े थे, हेलोकेन्स वाले पढ़े थे, लेकिन एम्बिडिएंट लिगेंड्स बोले, एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल्स बोले। एम्बिडिएंट ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स को बोलते हैं जिनके पास दो डोनर एटम होते हैं। जैसे कि याद करो, मेरे पास जो CN होता है ना बच्चों, वो कुछ ऐसा होता है। सुनो सुनो मैं बताता हूँ। CN ना कुछ ऐसा होता है, CN ना कुछ ऐसा होता है। इसके पास ना डोनर एटम कार्बन भी होता है, और अगर इसने बॉन्ड को यहां पर शिफ्ट कर दिया तो कार्बन का माइनस हट जाएगा, बिकॉज बॉन्ड शिफ्ट हो तो प्लस आएगा, तो कार्बन का माइनस हट जाएगा, और ऐसे में N के ऊपर माइनस आ जाएगा। तो डोनर एटम नाइट्रोजन भी बन सकता है, कार्बन भी बन सकता है। ढंग से सुनिएगा, कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनके पास डोनर एटम, दो डोनर एटम्स होते हैं, मतलब कार्बन भी डोनर एटम होता है CN में और N भी। अगर कार्बन के थ्रू जुड़ा तो याद करो हम साइनो बोलते थे, और अगर जुड़ता था नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ता था CN तो बोलते आइसोसाइनो। नहीं आया यार। NO2 के अंदर भी यही खास बात होती है कि जब NO2 जुड़ता है ना, तो या तो वो जुड़ता है ऑक्सीजन के थ्रू या वो जुड़ता है नाइट्रोजन के थ्रू। अगर वो ऑक्सीजन के थ्रू है तो नाइट्रेटो O, और नाइट्रोजन के थ्रू नाइट्रेटो N। नहीं आ रहा कुछ भी यार, नहीं आ रहा। मैंने ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स, ऐसे लिगेंड्स को एम्बिडेंट लिगेंड्स का नाम दिया था जिनके पास दो डोनर एटम होते हैं। लाइक जैसे मैं बोलूं क्या ये एक एम्बिडेंट लिगेंड है NH3? नहीं है सर, इसके पास बस एक ही डोनर एटम है नाइट्रोजन। H2O के पास एक ही डोनर एटम है ऑक्सीजन बस। लेकिन CN के पास कार्बन भी डोनर है, नाइट्रोजन भी डोनर है। उसके पास NO2 के पास नाइट्रोजन भी डोनर है और ऑक्सीजन भी डोनर है। अब ढंग से सुनना, CBSE यहां पर एक बढ़िया क्वेश्चन निकालती है, क्योंकि KCN और AgCN दोनों में जो CN है ना वो एक एम्बिडेंट लिगेंड है, मतलब उसके बाद डोनेशन कार्बन के थ्रू भी हो सकता है और नाइट्रोजन के थ्रू भी हो सकता है। ढंग से सुनना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो होता क्या है कि जो KCN है ना, उसमें तो ये आंसर करता है CH3CN, मतलब वो कार्बन के थ्रू जुड़ता है, और जब AgCN की बात आती है तो वो बनाता है CH3NC, यानी आइसोसाइनाइड बनाता है। अब वो कारण पूछता है इसका। देखिए जो KCN होता है ना, ये थोड़ा आयनिक कंपाउंड होता है। आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि वो इजीली टूट जाता है। KCN ना इजीली टूट जाता है, किसमें बोलो? K+ में और Cl- में टूट जाता है। हाँ भाई आशीष, KCN टूट जाएगा K+ में और Cl- में। अब Cl- अगर मेरे पास टूट के अवेलेबल हो चुका है तो मुझे बताइए जब इसके जुड़ने की बारी आएगी, क्यों जुड़ेगा? क्योंकि सबको जानता है कि Cl तो बॉन्ड लेके निकलेगा, कार्बन के साथ जुड़ना है। तो कार्बन के साथ जब जुड़ना होगा तो तुम खुद मुझे बताओ, कार्बन के साथ कार्बन ज्यादा बढ़िया बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन ज्यादा बढ़िया बॉन्ड बनाएगा? कार्बन के साथ कार्बन का बॉन्ड बढ़िया बनेगा, नाइट्रोजन का, कार्बन का। तो इस वजह से वो कार्बन के थ्रू जुड़ता है। CN किसके थ्रू जुड़ता है? कार्बन के थ्रू। प्लस CH3 पे आएगा और नाइट्रोजन पे माइनस है, वैसे नहीं जुड़ना चाहिए था NC के। नहीं भैया, इसमें क्या होता है, जो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है ना, उसमें कार्बन भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी कर सकता है। कार्बन भी तो नेगेटिव होता है। वो CN- का मतलब -N पे नहीं, जरूरी नहीं, वो कार्बन पे भी हो सकता है और N पे भी हो सकता है। मैंने दिखाया था ऊपर आप लोगों को, ऐसे रहता तो ऐसा होता है, ऐसे रहता ऐसा होता है। ज्यादा सोचना नहीं है आपको, बस इतना सोचना CN में कार्बन भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। तो मुझे बताओ, कार्बन को जब ऑप्शन मिलेगा जुड़ने का तो किसके थ्रू जुड़ेगा? बोलो कार्बन के थ्रू। लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा क्या हुआ कि वो कार्बन के थ्रू ना जुड़ के वो नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ा? नहीं, यहाँ पर सर अगली बार क्या हुआ, ये जो AgCN होता है ना, ये आयनिक नहीं होता, ये थोड़ा सा कोवेलेंट होता है। कैसा होता है बोलो? अब कोवेलेंट होने की वजह से ये इतनी जल्दी बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता, और अगर बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाया तो कार्बन तो भी Ag के साथ एंगेज है बॉन्ड बनाने में, टूट नहीं पाया। सुन लो, टूट नहीं पाया। तो मुझे बताओ, अगर जुड़ने की बारी आएगी CH3 से, कार्बन से जुड़ने की बारी आएगी, क्योंकि कार्बन तो अभी फ्री है ही नहीं, क्योंकि टूट ही नहीं पाया कोवेलेंट होने के कारण, तो कौन जुड़ जाता है जाके? बोलो नाइट्रोजन। कौन जुड़ जाता है बोलो? तो पहले Ag के साथ ऐसे बन जाता है, सॉरी उस कार्बन के साथ पहले N जुड़ जाता है, NC Ag, और बाद में फिर ये Ag डिटैच होता है। Ag बाद में क्या होता है बोलो? डिटैच होता है, फिर वो आइसोसाइनाइड बना देता है। ढंग से सुनो यार, तभी समझ में आएगा। ऐसे बातें करते करते नहीं समझ में आती चीजें, क्योंकि ये चीज मैंने पहले पढ़ाई भी नहीं तुम लोगों को, अभी पढ़ा रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। मैं रिवीजन के अंदर कुछ चीजें ऐड भी होने वाली सिलेबस में। तो मैंने आप लोगों को बोला अगर KCN आया तो CN जुड़ेगा, और AgCN आया तो बोलो क्या जुड़ेगा? NC। कारण क्या बोला मैंने? कारण क्या बोला करती यहाँ पर? कारण ये कि KCN सर ब्रेक हो जाता है K+ Cl- में आयनिक होने के कारण, और जब पूरा ब्रेक हो गया तो मेरे पास दोनों अवेलेबल है, कार्बन भी अवेलेबल है डोनेशन करने के लिए, नाइट्रोजन भी अवेलेबल है। तो कार्बन कहता है मैं तो कार्बन से जुड़ूंगा, तो वो CN बना लेता है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब AgCN की बारी आती है तो AgCN नेचर में कैसा होता है? कोवेलेंट होता है, तो ब्रेक नहीं हो पाता इतनी आसानी से आयनिक्स में। आयनिक चीजें जल्दी टूट जाती है, Na+ Cl- टूट जाएगा।
समझ रहे बात को? तो ये इतनी आसानी से टूट नहीं पाता, इस कारण से कार्बन अवेलेबल होता ही नहीं है डोनेशन के लिए। कौन अवेलेबल होता है बोलो? नाइट्रोजन होता है। तो पहले वो नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ता है, बाद में ये चेंज हो जाता है। सेम सीन चलता है इस केस में। बताओ KNO2 ज्यादा आयनिक होएगा हंसिका, तो KNO2 में टूट जाएगा, KNO2 में टूट जाता है। तो इस केस में क्या होता है, कार्बन के ज्यादा स्टेबल वो नाइट्रोजन से बनता है, तो बोलो क्या बनता है? CH3NO2। और अगले केस में क्या होता है? अगले केस में क्या होता है? AgNO2 टूट नहीं पाता, तो ऑक्सीजन ही बस फ्री एंड पे होता है, तो ऑक्सीजन के थ्रू जाता है, तो बोलो क्या बनता है? ONO। जुड़ता है NO2 ही है, बस एक बार NO2 के थ्रू जुड़ता है नाइट्रोजन के थ्रू, एक बार बोलो किसके थ्रू? ऑक्सीजन के थ्रू। याद रहेगी ये बात। इसको करने के लिए ना मैं आप लोगों को एक बार कुछ पढ़ाता हूं, ध्यान दो ध्यान दो। समझ नहीं आया ना कुछ भी? एक बार पढ़ते हैं इसके बारे में। ये रहा, पढ़ो भाई प्लीज। भाई बार बार ये बोलने पड़ रहे हैं, चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ, तो क्या करें भाई? कैसे हो पाएगी चीजें पूरी? बिल्कुल चुप रहो ना, मुझे हर 3-5 मिनट बाद एक ही चीज बोलनी पड़ रही है। तू इधर उठ के इधर जा, बिल्कुल छोड़ दो इधर। अच्छे ले जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट मत कर, आगे जा जल्दी आ जा। सुन भाई पढ़ो इसको। हेलो अल्केन्स रिएक्ट विद KCN। हेलो अल्केन्स जब KCN से रिएक्ट करते हैं तो कह रहा है साइनाइड्स बनाते हैं, अल्काइल साइनाइड्स बनाते हैं एज अ मेन प्रोडक्ट। व्हाइल जब AgCN से रिएक्ट करते हैं तो आइसोसाइनाइड्स बनाते हैं। क्या है इसका रीजन? दो क्वेश्चन समझ में आ गया? KCN से रिएक्ट करा तो CN के साथ जुड़ा, मतलब साइनाइड बनाया, और AgCN के साथ जुड़ा तो बोलो क्या बनाया? आइसोसाइनाइड। अब पढ़ते हैं। कह रहा है KCN इज प्रीडोमिनेंटली आयनिक। KCN बोलो क्या होता है? आयनिक होता है। And provides cyanide minus ion, cyanide ions, यानी CN minus ion provide कर देता है in the solution. Although both carbon and nitrogen atoms are in a position to donate the electron pair, दोनों ही अवेलेबल होते हैं, but the attack takes place mainly through the carbon atom. दोनों ही अवेलेबल होते हैं डोनेशन के लिए, बट कौन किसके थ्रू अटैक होता है बोलो? कार्बन के थ्रू, and not through the nitrogen atom, since carbon-carbon bond is more stable than the carbon-nitrogen bond. समझ में आ गया किसी के केस में? किसी के केस में बोला वो टूट जाएगा आयनिक होने के कारण, CN माइनस बनेगा, CN माइनस में कार्बन भी अवेलेबल डोनेशन के लिए, नाइट्रोजन भी, बट कार्बन की थ्रू अटैक होगा बिकॉज़ कार्बन-कार्बन का बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है। हंसी का बात समझ में आ गई? आगे क्या बोलता है? However, in the AgCN, it is mainly covalent in nature, and nitrogen is free to donate the electron pair, forming a isocyanide as a main product. क्योंकि बस नाइट्रोजन ही अवेलेबल होता है बॉन्डिंग डोनेशन करने के लिए, कार्बन डोनेशन करने के लिए अवेलेबल नहीं होता, इसलिए नाइट्रोजन की जुड़ता है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट का, समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि मेरे को KCN से रिएक्शन है, किससे रिएक्शन है बोलो? KCN से, तो दिमाग में बिल्कुल सेट रखना कि ये क्या होता है बोलो? आयनिक होता है। तो CN के थ्रू जुड़ेगा, मतलब कि CH3CN बनेगा। बट सेम क्वेश्चन अगर आ जाए AgCN से, तो आप बोलो क्या करोगे? CH3NC बनाओगे। याद रहेगा या नहीं रहेगा? समझ आ गया? तो एक्सरसाइज करते करते हमने बीच में ये वाला पार्ट ऐड कर दिया है, जो मेरे को थोड़ा सा एडिशनल वाला पार्ट बताना था। समझ में आ गया सब बच्चों को? आगे बढ़ सकता हूँ? ठीक है, अब अगली चीज देखो। चलो नेक्स्ट, ये लास्ट के क्वेश्चन बड़े बड़े हैं बस, इन्हीं को हमें करना है, बाद में छोटे आ जाएंगे। आ जाओ क्वेश्चन पढ़ो। 20वां वर्ड प्रॉब्लम है, सॉरी 21वां। क्या बोलता है? एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है C4H9Br, C4H9Br दैट इज हैलोअल्कीन, C4H9Br ए कंपाउंड है दैट इज हैलोअल्कीन, रिएक्टेड विद द अल्कोहलिक KOH। इसका रिएक्शन किससे हो रहा है बोलो? अल्कोहलिक KOH से। इट विल फॉर्म अ कंपाउंड B, एक कंपाउंड B बनाता है, पता नहीं कौन सा कंपाउंड बनेगा, जो भी B बनेगा, इज रिएक्टिंग विद द HBr, इज रिएक्टिंग विद द forming a compound C, which is the isomer of A। अच्छा, आइसोमर का मतलब क्या होता है? सेम फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला बिल्कुल वही बन जाएगा, बिल्कुल इसी के जैसा होगा, बस स्ट्रक्चर अलग होगा। क्या होगा? स्ट्रक्चर अलग होगा। आगे क्या बोलता है? When A is reacted with sodium metal, A का जब रिएक्शन किससे हुआ बच्चों? सोडियम मेटल से। थोड़ा ध्यान से देखना भाई, A का रिएक्शन हुआ सोडियम मेटल से। चलो यहाँ नीचे इधर भी करता हूँ। A का रिएक्शन हुआ सोडियम मेटल से, A का रिएक्शन हुआ सोडियम मेटल से। It will give a compound T which is C8H18। शायद बच्चे समझ गए होंगे, सोडियम मेटल से हुआ और ये डबल हो गया, तो ये तो वुड्स रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है?
अब देखो यही पहले हमने कितना बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर रखा, अपने बढ़िया तरीके से तुम्हें क्वेश्चन समझ में आएंगे। एक रफ देखो ये वर्ड प्रॉब्लम है जो मैं बोलता हूँ, जो हमने नहीं करी है, क्या नहीं करी, कन्वर्जन्स और वर्ड प्रॉब्लम। कुछ भी नहीं है, सिलेबस की पढ़ी हुई चीजों से आते, बस करने का तरीका समझो। पहले आपको एक रफ स्ट्रक्चर बनाना है अपने क्वेश्चन का। वो कह रहा है कि C4H9Br एक कंपाउंड है, उसकी रिएक्शन एल्कोहलिक की वजह से होगी। सब जानते हो एल्कोहलिक की वजह से क्या होता है, पता है ना सबको। वो डबल बॉन्ड बनेगा, हैलोजन और वो निकलेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। फिर सबको पता है HBr के साथ क्या होता है, वो मार्कोव-निकोव रिएक्शन, सबको आता है। सबको पता है ये वुड्स रिएक्शन क्या है, पता है कि नहीं पता। बस हमें समझना है कि एक्चुअली में सारा कुछ मैंने फ्लोचार्ट बना लिया। अब क्या कहता है, अब ये लाइन इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है यार। कहता है when A is reacted with the sodium metal it gives a compound D C8H18 which is different from the compound formed when N-butyl bromide is reacted with sodium। कह रहे ये C8H18 उस वाले कंपाउंड से अलग है, उस वाले कंपाउंड से अलग है जो तब बनता है जब N-butyl bromide रिएक्ट करता है। N मतलब होता है नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड कैसा होता है, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड ऐसा होता है, ये होता है नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो कह रहा है कि जो C8H18 बना है ना, वो उस वाले C8H18 से अलग बना है जो तब बनेगा जब कौन रिएक्ट करेगा, N-butyl bromide। तो इसका मतलब ये N-butyl bromide तो नहीं है। अब वो बस ये कहना चाह रहा है कि आपको सारे स्ट्रक्चर्स बताओ, दोबारा समझते हैं। उसने पहली बार बोला कि C4H9Br जो है ना वो 1 डिग्री वाला है। कौन सा बोलो, पढ़ लो, वो 1 डिग्री। पहले तो मैं सोचता हूँ कि C4H9Br कैसे कैसे बन सकता है। सब बच्चे मुझे बताना C4H9Br कैसे कैसे बन सकता है। एक तो ऐसे बन सकता है, और बताओ कैसे बन सकता है। मैं 4 कार्बन को लगा के Br को मैं यहां प्लेस कर सकता हूं, यहां कर सकता हूं, यहां करूं मुझे यहां करूं, बात एक ही आएगी। इसका नाम बनेगा 2-ब्रोमोब्यूटेन। अगर मैं इसको यहां लगाऊंगा तो यहां से नंबरिंग हो जाएगी 2-ब्रोमोब्यूटेन। कल अगर आपने क्लास ली है नेमिंग वाली तो आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर मैं Br यहां लगाऊंगा नंबरिंग वहां से होगी 2-ब्रोमोब्यूटेन, यहां लगाऊंगा तो 2-ब्रोमोब्यूटेन। बात एक ही है। तो एक तो ये बनेगा, एक तो ये बनेगा। सुन लीजिए, और कैसे बन सकता है, और ऐसे बन सकता है कि मैंने क्या करा, ऐसे लगा दिए अपने 4 कार्बन, ऐसे लगा दिए अपने 4 कार्बन, और Br को मैंने कहां लगा दिया, यहां लगा दिया। अलग कंपाउंड है कि नहीं बोलो, अरे सब बच्चे बोलो अलग कंपाउंड है कि नहीं। बिल्कुल सर अलग कंपाउंड है। और कैसा बन सकता है, और कैसा बन सकता है, और बन सकता है कि मैं इन 3 को ऐसे ही लगाऊं, अरे आइसोमर बना रहे हो यार, और Br को मैं यहां लगा दूं, Br को मैं यहां लगा दूं, बताओ कैसा बनेगा। डोंट वरी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं रखने की। क्वेश्चन सर मेरे को तो आइडिया लगेगा नहीं कैसे बनाना है। अरे यार आपने C4H9Br को कई तरीके से बना के देखा, स्ट्रेट बना के देखा, स्ट्रेट बना के दूसरे वाले में Br लगा के देखा, 3 लगा के फिर एक कार्बन को इधर करके Br को यहां लगाया, यहां लगाया, और फिर एक बार यहां लगा के देख लिया। अब तुम कहोगे यहां लगा के देख लो, अरे यार यहां लगाऊंगा या यहां लगाऊंगा, बात तो सेम ही आ जाएगी। अब सुनो मेरी बात, क्योंकि उसने क्वेश्चन में एक जिक्र करा था कि ये 1 डिग्री वाला है। कौन सा बोलो, तो देखो कौन कौन 1 डिग्री है। हेलोजन जिस कार्बन से वो 1 से 1 डिग्री, हेलोजन जिस कार्बन से वो 2 से 2 डिग्री, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। हेलोजन जिस कार्बन से वो 3 से 3 डिग्री, ये भी नहीं हो सकता। हेलोजन जिस कार्बन से वो 1 से 1 डिग्री, अब या तो ये है या तो ये है, इन दोनों में से कोई है, और ये वाला नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसने क्वेश्चन के लास्ट में जिक्र किया था कि जिस समय ये जो A वाला कंपाउंड है, पढ़ के देखो, when this A is reacted with the sodium metal it gives a compound C8H18 which is different from the compound formed when N-butyl bromide is reacted with sodium। कि जो ये हमारा C8H18 बना है उस C8H18 से अलग है जो तब बनता है जब N-butyl bromide रिएक्ट करता है। इसका मतलब ये N-butyl bromide नहीं है। इसका मतलब कौन सा है बोलो, ये वाला है। तो ये पहचान करनी थी इस क्वेश्चन के अंदर कि मुझे जो कंपाउंड मिला हुआ है N-butyl bromide वो कौन सा वाला है। तो मुझे सब बच्चे बताओ, अब ये गेम ना कोई भी बच्चा क्लास का कर सकता है जिसको एक बहुत बेसिक सा नॉलेज है चैप्टर का, वो निपटा देगा उसको। क्यों, उसको A कंपाउंड मिल चुका है, उसको A कंपाउंड। अब उसको जैसे A कंपाउंड मिला, मुझे बताओ जरा एल्कोहलिक के वजह से उसने क्या करा, यहां से Br, यहां से H, बोलो क्या आंसर करा, सब बच्चे बोलो क्या आंसर करा। सही बात है। अगली बार उसने HBr ऐड करा। सबको पता मार्कोव-निकोव में क्या होता है लक्ष्य, ज्यादा H वाले पे H जाएगा, कम वाले पे Br जाएगा। अब ये चीजें मैं सीधा कराऊंगा, बताऊंगा नहीं कि कैसे करनी है, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये चीजों के लिए बहुत अच्छा खासा टाइम लगाया है इन चीजों पे, मार्कोव-निकोव पे, एल्कोहलिक के पे आ गया। और तुम ध्यान से देखो, ये B कंपाउंड है और ये C कंपाउंड है, और C वाला कंपाउंड इस A वाले का आइसोमर ही है। देखो आइसोमर ही है, समझ आ गई बात। और कौन बताएगा वुड्स में क्या बनेगा, वुड्स में सोडियम रिएक्ट करेगा। याद करो, सोडियम के साथ ड्राई लेते तो क्या होता है बताओ जरा, 2 NaBr निकलेंगे, इसका मॉलिक्यूल इसी से जुड़ता है। तो बोलो क्या बनेगा, CH3 CH CH3 CH2, और फिर इसी को जोड़ो C के साथ, CH2 CH CH3 CH3 प्लस में जिसको वुड्स आती है पता है C8H18 ही है। ये D कंपाउंड जो है वो C8H18 ही है, पढ़ के देख लो C8H18।
अगर तुम्हारा नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट करता ना, तुम्हारे को पता है C8H18 कैसा मिलता, बताओ कैसा मिलता? 4 कार्बन ये रहे, 4 कार्बन और सीधे रख जाते, बिल्कुल स्ट्रेट चेन बनती है 8 कार्बन की। बट क्या ये वैसी वाली है? इसीलिए उसने बोला था कि जो C8H18 बना वो अलग बना है उस वाले से जब नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट करता है, मतलब ये नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं था। समझ आया कुछ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होते हैं, बस आप लोगों ने कितना बढ़िया तरीके से चीजों को पढ़ रखा है। अब तुम्हें नहीं पता 1 डिग्री 2 डिग्री क्या होता है, फिर तुम क्या समझोगे इनको? समझ लो, फिर तो बस घर बैठो वीडियोस कवर करो, बस उतना ही काफी है, ये करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी चीज है ना, अगर आप लोग वो बेसिक चीजें नहीं कवर कर रहे तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप बैक एक्सरसाइज अच्छे से कर लेंगे? तो मेहनत करनी चाहिए थी उस समय पे जिस समय करवा रहे थे। और अभी भी मैंने तो रिवीजन में भी 1 डिग्री 2 डिग्री समझाया है। कोई टीचर नहीं समझाएगा आपको रिवीजन के अंदर की इतनी बेसिक चीज 1 डिग्री 2 डिग्री वाली बात बता रहे। स्टार्ट ही मैंने वहां से करा था। समझ आ गया यहाँ तक का? डन है? क्वेश्चन समझ में आ गया? वर्ड प्रॉब्लम ये वाला पक्का लक्ष्य? ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है भाई, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत चर्चा में रहता है हमेशा। 20th क्वेश्चन। अभी भी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, अगर मैं इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक केवज से करा रहा हूं, सुनते चलो, और एक्वस केवज से, ठीक, लेकिन क्या बनेगा बता पहले वाले आंसर? अल्कोहलिक केवज, बस CH2 लिख रहे, सही है बिल्कुल, बीच में डबल बॉन्ड आएगा। और इसमें क्या आएगा सचिन? और क्या आएगा? OH आएगा, CH3 CH2 OH। देखिए एक में आपको दिख रहा है एलिमिनेशन हुआ। कैसे एलिमिनेशन हुआ? इस कार्बन से क्लोरीन निकला, बगल वाले से हाइड्रोजन निकला। तुम्हें थोड़ा सा अगर याद आए इधर भाई, अगर तुम्हें थोड़ा सा याद आए ना इसका मैकेनिज्म, तो मैंने मैकेनिज्म कुछ ऐसा कराया था, तुम लोगों को याद आ जाए तो Cl निकला था, मुझे बताना जरा इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। याद करो, भूल गए? Cl निकला, कार्बन में पॉजिटिव आया, हाइपर कंजुगेशन होती है आशीष, ये वाला बॉन्ड यहां पर आता है, बताओ क्या बनता है? और यहां से क्या निकल जाता है? H+, और वो जो Cl माइनस में मिलकर HCl बना देते हैं। और इसमें तो कुछ नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। OH आया, Cl को उड़ा दिया, बैठ गया उसकी जगह SN2 SN1 आपको आता है, SN2 हो जाएगा 1 डिग्री है, OH पीछे से आया, Cl को हटाया, जुड़ गया, है ना? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नीचे वाले में हुआ है, ऊपर वाले में। वो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है? एक्वस ले रहे हो तो ये क्यों हो रहा है, और अगर अल्कोहलिक ले रहे हो तो ऊपर वाला क्यों हो रहा है? क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्वेश्चन पढ़ो, ढंग से सुनना तभी समझ में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है? बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। The treatment of alkyl chlorides with the aqueous KOH leads to the formation of alcohols. कह रहा है aqueous KOH से रिएक्ट कराता हूं, अल्कोहल बन जाते हैं। But in the presence of the alcoholic KOH, alkenes are the major product. Alkenes are the major product. ये बोलना चाह रहा है। अब आप लोगों को क्या समझना है? देखिए क्या होता है ना, आपको मैं बताता हूं कि जो aqueous KOH होता है, इसका क्या मतलब है कि मैंने KOH पानी में डाला हुआ है, KOH मैंने किसमें डाला हुआ है? और जब भी कोई चीज पानी में जाती है ना, तो बहुत इजीली ना वो डिसोसिएट हो जाती है K+ में और किसमें बोलो? तो ये हमें एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करके देती है, और वो जाके सीधा उसको रिप्लेस कर देता है Cl को, और काम बन जाता है। एक्वस KOH में कोई दिक्कत नहीं है, पानी के अंदर मैंने KOH डाला हुआ है, पानी के अंदर मैंने KOH डाला हुआ है, which release OH- ions, and these OH- ions can replace the Cl and forming a alcohol. कोई दिक्कत तो नहीं आता। लेकिन पता है क्या होता है, जब आप अल्कोहल के साथ KH लेते हैं, इसका क्या मतलब है अल्कोहलिक KOH का? अल्कोहलिक KOH का एक्चुअल मतलब क्या है कि आपने पानी में KOH नहीं डाला, आपने किसी अल्कोहल में KOH डाला है। अल्कोहल कैसे मतलब? ROH plus KOH, अल्कोहल ये तो होते हैं। चलो और इजी कर देता हूं, C2H5OH plus KOH, इथेनॉल प्लस KOH। सही बात है, सही बात है, ध्यान सुनना। होता क्या है कुल मिला के, बाद में जो बोलने वाला हूं ना, थोड़ी सी मुश्किल है, समझ में भी आ जाएगी अगर आपने ढंग से सुना। यहां पर जो अल्कोहल है वो आप लोगों का जब कभी टूटेगा तो कैसा आयन जनरेट करेगा? RO-। क्या जनरेट करेगा बोलो? RO-। समझ रहे हैं मेरी बात को? और यहां पर आपका पानी में से अगर कुछ जनरेट भी होगा ना, तो वो OH- जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा बोलो? OH- और H+। मेरी पूरी बात को समझना। अगर तुम्हें, अब इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, अगर तुम्हें ये वाली रिएक्शन देनी है, एलिमिनेशन वाली रिएक्शन, तो Cl तो निकल जाएगा अपने आप, ये तो पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। लेकिन यहां से अगर H+ को निकलवाना है, यहां से H+ को निकलवाना है, तो H+ को कौन गेन करते हैं बताओ जरा? बेसिस। कौन गेन करते हैं बोलो? ढंग से समझने की कोशिश करना। रिलीज कौन? H+ को रिलीज कौन करते हैं? एसिड्स।
गेन कौन करते हैं बोलो? बेसिस। तो मुझे कोई एक बढ़िया सा बेस चाहिए जो H प्लस को खींच लाए ताकि एलिमिनेशन रिएक्शन को कंप्लीट करवा दे। ढंग से सुनना, H प्लस को निकलवाने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक बढ़िया सा बेस। अब तुमसे मैं ये पूछता हूं कि OH माइनस एक बढ़िया बेस है या RO माइनस? कौन जल्दी H प्लस को गेन कर सकता है? ओ भैया, RO माइनस एक तरह का स्ट्रॉन्गर बेस है। क्यों है वो सुनो, क्योंकि RO माइनस में R जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है, माइनस को बढ़ा देगा, माइनस बढ़ा देगा तो H प्लस को ये खींच लाएगा इजीली। समझ में आ रही बात? पानी में क्या है यार? पानी में तो OH माइनस है, पानी में तो OH माइनस है। आपको पता है हाइड्रोजन उतना डोनेटिंग नहीं होता, हाइड्रोजन उतना डोनेटिंग नहीं होता, तो माइनस को ज्यादा बढ़ाएगा नहीं, तो इसके पास H प्लस को खींचने की क्षमता उतनी ज्यादा, तो बोलेंगे कि जो OH माइनस होता है इज अ वीकर बेस, इज अ वीकर बेस। मेरी बात को समझना इधर हंसिका, इन द aqueous KOH the OH minuses which are released are not a stronger bases, they are the weaker bases, that's why they cannot extract the H plus ion from that carbon ना, इस वाले कार्बन से वो H plus ion को extract नहीं कर सकते। But in the case of the alcoholic KOH, the RO minus ions, the C2H5O minus ions, these are the stronger bases, these are the stronger bases and can help us to abstract the H plus ion from the beta carbon। इसीलिए बोलते हैं इसको बीटा एलिमिनेशन। बीटा कार्बन क्यों? हाइड्रोजन जिससे जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन, उसके बगल वाला बोलो क्या? बीटा कार्बन। तो आप लोग क्या बोलोगे, क्या रीजन दोगे? आप लोग समझने की कोशिश करते हैं। आप बोलोगे इन द केस ऑफ द अल्कोहलिक KOH, in the case of the alcoholic KOH, the RO minus released from the alcohol, the RO minus released from the alcohol is a stronger base which help us to abstract the H plus ions from the beta carbon. But in the aqueous KOH, the OH minus are not the stronger base, they are the weaker bases and cannot abstract the H plus ion from the base. तो यहाँ से H plus ion from the beta carbon, यहाँ से वो H plus ions को नहीं निकाल पाएंगे, तो फिर तो एलिमिनेशन होना ही नहीं है भाई, फिर तो एलिमिनेशन होना ही नहीं। एलिमिनेशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूशन तो होना ही। समझ आया मैंने क्या बोला? नहीं आया समझ? तो आप लोगों को अल्कोहलिक और एक्वस कंडीशन लेने से क्या फर्क पड़ जाता है? When you are taking the alcoholic condition, you have a RO minus ions which are acting as a stronger base which help us to abstract this H plus ion। क्योंकि यहाँ से H plus ion निकालना पड़ेगा भाई, तभी एलिमिनेशन हो पाएगा। हाइपर कंजुगेशन तो कराना पड़ेगा, तभी तो अल्कीन आएगा। समझ आया भी कि नहीं आया? अब इसका आंसर आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, आपको यही तरीका मिलेगा जो मैंने आपको बोला है ना, वो इसी को ही एक्सप्लेन करके लिखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं तो मैं कहीं से आपको बिल्कुल ना वर्ड टू वर्ड पढ़वा देता हूँ, 1 मिनट लगेगा बस। क्वेश्चन किसी का बुक है ना? बुक है तो मुझे एक बार क्वेश्चन की शुरू की 2 लाइनें बोल दो, एक बार तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ाता हूँ। एक बार बोलना, द ट्रीटमेंट ऑफ क्या है ये? पढ़ो भाई, चलो बहुत भयंकर लिखा है, चलो पढ़ लेते हैं। The ionization of the aqueous KOH produces the hydroxide ion, that is OH minus ions, which are strong nucleophiles. Hence the alkyl chlorides undergo substitution to form alcohol। कह रहे हैं aqueous KOH के अंदर जो OH minus ions रिलीज होते हैं वो सीधा आके उसको रिप्लेस करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे जाते हैं, उसमें तो OH आ गया aqueous वाले में। लेकिन अल्कोहलिक वाले में क्या बोलता है? अल्कोहलिक KOH सॉल्यूशन गिव द अल्कोक्साइड आयन। भारी वर्ड लिख रहा है, अल्कोक्साइड आयन, मुश्किल नहीं है, RO माइनस आयन को बोलता है अल्कोक्साइड आयन। Alkoxide ion, which is a stronger base, it abstract beta hydrogen atoms from the alkyl chloride. A molecule of HCl is eliminated and an alkene is formed। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नोट में कुछ दिखता भी है, the basicity of the hydroxide ion is much lower। OH minus ion की basicity काफी कम है than the basicity of the alkoxide ion, as the hydroxide ion is significantly hydrated in the aqueous solution। वो मैंने आपको बता दिया कि R के पास डोनेशन वाला मुद्दा है। इतना नहीं लिखना एक्सप्लेन करके भाई, इतना नहीं लिखना है, इन्होंने थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही मामला फैला दिया है। मैं तुम लोगों को थोड़ा और बढ़िया तरीके से दिखाता हूँ, किसी ने तो ठीक लिखा होगा थोड़ा तरीके से, मैं लिख दूंगा। देखो इसने अच्छा लिखा, मैं बिना पढ़े बता रहा हूँ, कुछ चीजें देख के मुझे पता लग गया, इसने अच्छा लिखा। क्या हो गया? पढ़ो एक बार। अरे बच्चों प्लीज अर्शित, in an aqueous solution the KOH almost completely ionizes to give OH minus ions a stronger nucleophile and react with the alkyl to form the alcohol। In the aqueous solutions OH minus ions are highly hydrated, मतलब उसमें मौजूद होते हैं। This reduces the basic character of OH minus ions, due to which they fail to separate the hydrogen atom from the beta carbon of the alkyl and cannot form an alkene। On the other hand, alcoholic solution of KOH contains the alkoxide ion, अरे उसको मत देखिए, which being a stronger base than OH minus ion
इजीली रिमूव HCl मॉलिक्यूल। चल एक काम करते हैं, मैं लिख के भेजता हूं, है ना, मैं अपनी लैंग्वेज में एक तरीके से लिख के भेजूंगा, ठीक है। वापस आ जाओ, चुप हो जाओ। इसको क्या हुआ? अरे ओ भाई, वारंटी का तो 8 साल लेने की क्षमता नहीं है, 3 साल तो इसकी वारंटी है भी, 1 साल है भी। सुनो बच्चों बच्चों बच्चों, बोर्ड पे तो मुझे बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आ गए, वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ गई, ये समझ में आ गया, डन। कन्वर्जन्स अभी नहीं करी जाएंगी, आप लोग जानते हैं कन्वर्जन्स को अभी हम एक साथ करेंगे। चलिए क्वेश्चन 18, चुप हो जाओ यार, मैं कह रहा हूं तुम्हारा हो जाएगा पूरा ये। पढ़ो, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है, मैंने आपको बता रखा है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। पैरा वाले जो होते हैं इनके सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के कारण ये ज्यादा बेटर फिट होते हैं अपने क्रिस्टल के अंदर, और इस कारण से इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। अपने नोट्स पढ़ लेना, मैंने नोट्स के अंदर ही डाल रखा है, ये क्वेश्चन नोट्स में ही कवर हो रहा है। प्रियांशु बादल यहां पे नहीं समझ में आ रहा, एग्जॉस्ट हो गए हो क्या? अभी तो क्या एग्जॉस्ट होने, 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ अभी, समझ रहे हैं बात को? देखो हम 1 घंटे में चीजें ज्यादा कर रहे हैं बस, इसलिए आपको लगता होगा एग्जॉस्ट होने, ठीक है ना, लेकिन कवर करना पड़ेगा। मुझे बताओ पैरा वाला क्लियर है? अब सुनो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आंसर आपको हर जगह पे मिलेगा, जो बता रहा हूं वो सुनना। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, एक तो मेरे पास है C6H5 CH2Cl, एक मेरे पास है CH3Cl, एक C6H5 और दूसरा भी C6H5। कह रहा है बताओ कौन ज्यादा इजीली हाइड्रोलाइज होगा एक्वस केओएच में। यार एक्वस केओएच में क्या होगा, OH आएगा, Cl को हटा देगा, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कह रहा है कौन इजीली कर लेगा। अब एक है 1 डिग्री, एक है 2 डिग्री। कैसे पहले वाला? आप लोग बोलोगे कि अगर हुआ SN2 मैकेनिज्म, थ्रू SN2 मैकेनिज्म अगर हुआ तो ये फास्ट देगा, तो this one give the faster nucleophilic substitution as compared to this, and if the mechanism goes through the SN1, तो कौन फास्टर देगा बोलो? ये वाला फास्टर देगा as compared to this one। नहीं आया मेरी बात समझ में? तो अगर SN2 रिएक्शन फास्टर हुई है through the SN2 mechanism, this gives faster nucleophilic substitution reaction। अच्छा वो सीधा क्वेश्चन में बोल देते ना, बताओ SN2 से कौन सा वाला पास देगा, सीधा बोलते ना 1 डिग्री वाला, लेकिन उसने बोला नहीं तो मैं क्या बोलूंगा, अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन SN2 वाला हुआ तो पहले वाला पास देगा, और SN1 वाला हुआ तो दूसरे वाला पास देगा। तो क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, थ्रू SN1 मैकेनिज्म डन, बेटर होगी। अगला सुनो भाई, आपको 16th क्वेश्चन में ये बोला गया है आपको इन सभी कंपाउंड्स को अरेंज करना है कि कौन SN2 पास देगा। अब फिर आप कहेंगे सर नेमिंग वाला मुद्दा फंस रहा है। भाई इतने इजी नेमिंग वाली चीज है ना, सुनो एक बार सुनो, पहला बोलता है सुनो, इतना मैंने कल ही सिखा दिया, अगर तुमने कल की क्लास ली है तो सारी नेमिंग कल करवा चुका हूं। नाम पढ़ो, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, मतलब कि है तो ब्यूटेन, उसके 2 पे ही मिथाइल है, 2 पे ही ब्रोमो है, सही है। मैं स्केलेटन बना रहा हूं, बस क्या बना रहा हूं बोलो, स्केलेटन। तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो पेंटेन, तो एक पे ब्रोमो लगा दिया, 2 ब्रोमो पेंटेन, तो 5 कार्बन लगाए, उसके 2 पे ब्रोमो लगा दिया, सही है। कह रहा है कौन सा SN2 फास्ट देगा। ओ भाई हैलोजन जिस कार्बन से वो 3 से 3 डिग्री है, हैलोजन जिस कार्बन से वो 1 से 1 डिग्री है, हैलोजन जिससे 2 डिग्री है। सर सेकंड वाला फास्ट देगा, नंबर वाइज बोल रहा हूं, फिर थर्ड वाला देगा, और फिर नहीं आ रहा ना कुछ भी समझ में, नहीं आ रहा है समझ में, जल्दी बोलो सेकंड वाला बोलो। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, बोलो 1 ब्रोमो मतलब यहां पर लगा दो 4 कार्बन का ब्यूटेन, 1 अगर इसको 3 किसको बोलेंगे, इसको, तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। आप यहां Br लगा के वहां भी 3 लगा सकते, मर्जी है तुम्हारी। तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अगला ब्यूटेन ही है 2 ब्रोमो
2 मिथाइल, और उससे अगला है ब्यूटेन ही है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। फिर बातें हो रही हैं, अरे भैया आप इनको भर लेना हाइड्रोजन से, पता नहीं कैसे भरने। अब बताओ, एक Br जिस कार्बन से 1 से 1 डिग्री, Br जिससे 3 डिग्री, Br जिससे 2 डिग्री। अब तो हो गया ना, कौन सा वाला फास्टर देगा बोलो, पहले वाला, तीसरे वाला, लास्ट वाला। सुनो कहां नेमिंग प्रॉब्लम कर रही है। 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, सही है। अगला 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन, प्रोपेन को पकड़ लो, प्रोपेन जो लास्ट में नाम होता है वो पेरेंट चेन होती है, 3 कार्बन की चेन है। क्या है 1 पे ब्रोमो, तो 1 पे ब्रोमो मैंने पीछे से शुरू करता हूं, 1 ब्रोमो। फिर क्या बोलता है 2 मिथाइल, 1 और 1, 2 मिथाइल, बस हो गया, ठीक है। अगला बोलो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। पहले ब्यूटेन बनाओ 4 कार्बन का, 1 पे ब्रोमो लगा दो, 2 पे मिथाइल लगा दो। अच्छा आप इसको 1 मानोगे तो इधर लगा देना, मर्जी वही आप लोगों की, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। डन? अरे नहीं आ रहा समझ में, जल्दी से बोलना शुरू करो कौन सा क्या है। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन जिस कार्बन से वो 1 से 1 डिग्री, हाइड्रोजन जिस कार्बन से वो भी 1 से 1 डिग्री, हाइड्रोजन जिस कार्बन से। अब सुनो भाई, सारे 1 डिग्री, मैंने कुछ गलत तो नहीं बना दी, सही बने। अब सुनो, अब सारे 1 डिग्री हैं और सब में ही ब्रोमीन है। आप ये देखिए कि सबसे कम भीड़ भाड़ फिर भी किसके पास है। देखो यही वाला ऐसा जिसके पास सबसे कम भीड़ भाड़ है, सराउंडिंग में जिसके ऊपर अटैक होना है, आपको पता है, भले ही सारे 1 डिग्री बट सबसे कम एंट्रेंस इसी केस में, तो ये वाला आएगा, पहले वाला सबसे आगे आएगा। उसके बाद देखो इसके अंदर तो दूसरे कार्बन पर ज्यादा भीड़ भाड़ है जिस पर अटैक होना, उसके बाद में इसमें पीछे लखन हर्षित, तुम्हारे को मतलब नहीं है क्वेश्चन से, तो उसका फोन आ रहा है, तुम दोनों को क्या करना भाई, उसका फोन आ रहा है, तीनों घुसे पड़े, उसको काम लगाएंगे, उसका फोन सुनने क्या बोल रहा है। कोई नहीं भाई, नुकसान तुम लोगों का है, मेरे को तो 1 महीने बाद तुमसे कोई मतलब भी नहीं होगा, सच्चाई बता रहा हूँ। इतना टाइम ही नहीं होता है, 1-1.5 महीने बाद मेरा दूसरा बैच शुरू हो जाता है 12th का, मैं उसमें व्यस्त हो जाता हूँ, बच्चे भी याद नहीं रहते। लेकिन चाहता हूँ आप 1-1.5 महीने बाद यहाँ से निकले ना तो बहुत तसल्ली से निकले कि हाँ सर ने बहुत बढ़िया पढ़ाया था, बहुत अच्छा कराया सर ने, बहुत अच्छी तैयारी हुई, बहुत बढ़िया पेपर गया हमारा, इस फीलिंग के साथ निकले यहाँ से। वो आप खुद खराब करेंगे वो फीलिंग। हेलोजन जिस कार्बन से, ध्यान से देखो, हेलोजन जिस कार्बन से वो 1 से सारे 1 डिग्री है, बट इसमें हिंड्रेंस सबसे कम है, सबसे फास्ट देगा। इन दोनों में और तीनों में अगर कंपैरिजन करो तो मुझे लगता है ये वाला ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो भीड़ भाड़ है ना वो बहुत दूर जाके अटैक, आपको पता है इस कार्बन पे होता है, इसके अगले कार्बन में भी एंट्रेंस नहीं, उससे अगले कार्बन में एंट्रेंस है। इन दोनों में देखोगे ना तो जस्ट जिस कार्बन पे अटैक हो ना उसके जस्ट बाद एंट्रेंस स्टार्ट होगी, इसमें बहुत दूर एंट्रेंस है। दिख रही है आप लोगों को, तो सेकंड नंबर पे मुझे लगता है 4th वाला आ जाएगा। अब बात करते हैं इन दोनों में जिस कार्बन पे अटैक हो ना उसके जस्ट बाद एंट्रेंस है, लेकिन इसमें सिर्फ 1 एंट्रेंस है और इसमें कितनी एंट्रेंस है बोलो, 2 एंट्रेंस है। समझे नहीं ना? तो सारे भले ही 1 डिग्री है, लेकिन ध्यान से सोचोगे तो पता लगेगा ये फास्टर, ये उसके बाद फिर ये वाला और फिर ये वाला, कहीं भी मुश्किल नहीं आने वाला अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो। समझ आ रहा है? तुम लोग ट्यूशन तुम दोनों जाओ, बाकी सब बैठ रहेंगे, बाकी सब बैठे रहेंगे भाई। जल्दी बताओ मुझे, अगर ये वैसे कुछ भी नहीं है, ये रिएक्शन में फालतू की रिएक्शन है, BuBr जो है, कहीं कंफ्यूज हो रहे हो, ये ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ब्यूटाइल 4 कार्बन विद ब्रोमाइन, और ये KCl। तुम लोगों को पता है KCl में CN आएगा, Br को रिप्लेस करके जुड़ जाएगा बस, CN को आएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा दो यार, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा दो, बोलो कैसे होएगा, आप दिखा देना। जो ब्यूटाइल ब्रोमाइड है ना, और जो KCN है, KCN में से Cn माइनस निकला, ये आगे से निकलेगा, ये पीछे से जुड़ेगा, कर दोगे अब? अरे SN2 करके दिखाओगे ना बच्चों, 1 डिग्री है, और KBr बना देना, मुश्किल है? नहीं आया ना? ये बोल रहे क्या मैकेनिज्म रहा होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रही होगी पक्का, ठीक है। इसके बाद मैं सिर्फ बोलूंगा, आप लोग बताना कौन सी रिएक्शन है। पहले वाली Fincliston, NaI triacetone, iodine will replace the chlorine. Iodine will replace the chlorine. Fincliston reaction. Second one, ethanolic. Ethanol मतलब अल्कोहल. Alcoholic KOH. पता है क्या करना है? एक कार्बन से Br, उसके जस्ट बगल वाले से क्या निकाल देना है? H. ये कंपाउंड को देख के कंफ्यूज मत होइए, 3 CH3 लगे हुए हैं, 3 CH3 लगे हुए हैं ऐसे करके।
डोंट बी कंफ्यूज विद दिस कंपाउंड, बातें नहीं। तो यहां से Br निकलेगा, उसके बगल वाले से H निकलेगा, ऐसा बनेगा ना, समझ पा रहे यानी क्लियर है? अच्छा अगला बताओ, NaOH वाटर, ये OH माइनस निकालेगा, Br को रिप्लेस करेगा। जैसे आपको ये तो पढ़ा है नहीं यार, पानी मतलब एक्वस, एक्वस KOH पढ़ा है, एक्वस KOH पढ़ा है। KOH और NaOH एक ही परिवार के तो हो गए, पोटेशियम सोडियम। तो जैसा एक्वस KOH में होगा वैसे ही एक्वस NaOH में होगा, तो OH आएगा, Br को रिप्लेस कर देगा। क्लियर है? यहाँ KOH होता करते थे ना तुम लोग, तो बस NaOH वैसे ही करना है। अच्छा बताओ KCN में क्या होता है? Cn रिप्लेस करता है, तो Br की जगह पे क्या आ जाएगा? Cn। Br की जगह पे क्या आ जाएगा? Cn। अच्छा ये इन्होंने क्या करा, ये तुमने किसी को याद आ रही है रिएक्शन? ये इस चैप्टर की है ही नहीं, ये इस चैप्टर की है ही नहीं। C6H5ONA, बहुत अच्छे, विलियमसन, वेरी गुड गाइस। किसने बताई? विलियमसन, लविश ने बताई है भाई, विलियमसन बताई है लविश ने, बिल्कुल सही है बच्चों। विलियमसन ईथर सिंथेसिस के अंदर हमने ऐसा पढ़ा था कि ये O- इसके ऊपर अटैक करेगा और ये आगे से निकलेगा, क्योंकि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से मैकेनिज्म पूरा करता है SN2 से, इसलिए इस चैप्टर में डाल दी गई है। अदरवाइज इस चैप्टर में रिएक्शन कहीं नहीं है, बट अभी जो तुम्हें अगला चैप्टर अल्कोहल पढ़ाने वाला हूं तो उसमें ये चैप्टर में रिएक्शन है, दिखाऊंगा आप लोगों को। तो बोलो क्या बनेगा ऐसे में? लेकिन यार आप लोग ये नहीं कह सकते सर अभी कैसे करें, करा रखा है ना सिलेबस। एक बार पहली बार थोड़ा ना कर रहे हो, मैं 11th क्लास के बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूं ये चीज, 12th क्लास के बच्चे जिन्होंने एक बार सिलेबस कर लिया है वो कर रहे हो ये चीज। चलो अगला बोलो, SOCl2 पता है ना, OH की जगह पे Cl आ जाएगा, बेस्ट प्रिफर्ड मेथड होता है, बता रखा है अल्कोहल वाला। HBr पेरोक्साइड एंटी मार्कोवनिकोव, ये वाला मार्कोवनिकोव, डन। मुश्किल लग रहा है? इनके क्या यूजेस है? फ्लोएन के, DDT के, कार्बन टेट्राक्लोराइड आइडोफोम, भैया ये मैंने आपको बोला है कि लर्निंग वाला पार्ट है, आप लोग कर सकते हैं। जैसे आइडोफोम का एंटीसेप्टिक द्वारा इस्तेमाल होता है, पढ़ाया था मैंने, अरे पहले क्लास में पढ़ाया था यूजेस इनका, पढ़ लीजिएगा वहां से। चलो चलो आ जाओ फटाफट से, एक्सप्लेन व्हाई। ये आप लोगों को इजी लगेगा बहुत, क्योंकि आप लोगों को ये चीजें आती है, मेरे को पता है। क्वेश्चन नंबर 12 पहला पार्ट होता है, आपको बताना है कि डायपोल मूवमेंट इसमें कम क्यों है, क्लोरोबेंजीन में डायपोल मूवमेंट कम क्यों है, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से क्या रीजन हो सकता है बताओगे? इसमें डायपोल मूवमेंट कम क्यों? डायपोल मूवमेंट क्या होता है? अरे जब चार्जेस कुछ सेपरेट होते हैं, फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, डायपोल मूवमेंट Q into 2a when two like charges are separated by some distance, डायपोल बनता है, उसकी डायपोल मूवमेंट होती है, पढ़ा है कुछ ऐसा? अब इसकी डायपोल मूवमेंट कम क्यों है? आप लोग एक बात बताओ, सिखा रखा मैंने, दोनों में क्लोरीन है, लेकिन ये कार्बन कौन सा है और ये वाला? आपको पता है sp2 कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp3 से, सिखाया था। अगर ये sp3 कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आपको नहीं लगता कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बड़ा हो गया? अरे मैंने उस दिन बताया भी था कि मान लो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 की है, इसकी 4 की है, खुशी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 की है, और इसकी मान लो 2 की है, तो इसकी 3 की होगी ना भाई, क्योंकि sp2 कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 कार्बन। द परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कुछ याद आ रहा है? तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इस केस में ज्यादा है तो शिफ्टिंग भी इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा होने वाली है और चार्जेस ज्यादा क्रिएट होंगे प्लस माइनस करके, तो डायपोल मोमेंट क्या होगी? ज्यादा होगी। कहां से मुश्किल है? सब कुछ पढ़ाए हुए से तो आ रहा है। ये मैंने आपको वो रीजन जो करवाया था उसमें बताया था मैंने आप लोगों को, नहीं आ रहा याद? तो इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, इस वजह से इसके अंदर चार्जेस का जो क्रिएशन होगा वो ज्यादा होगा और डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। क्लियर हो गया? सेकंड पढ़ो एक बार इसका, अल्काइल हैलाइड्स पोलर होते हुए भी पानी में मिसिबल क्यों नहीं होते? ये भी मैंने आपको ड्यूरिंग द क्लास बताया था। पोलर है, देखो ये जो अल्काइल हैलाइड्स है ना, CH3Cl, ये भी पोलर है और आपको पता है पानी भी पोलर है, लेकिन ये सॉल्युबल नहीं है एक दूसरे में, एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं। देखो ये पोलर है और ये भी पोलर है, तो मैंने आपको बोला था कोई भी चीज दूसरे में तभी सॉल्युबल होती है जब उनकी बनने वाली नई इंटरेक्शन, जैसे मान लो ये इसके सारे मॉलिक्यूल्स A के हैं, मेरे पास एक हैलोकेन का सॉल्यूशन है, उसमें सारे मॉलिक्यूल A वाले, उसका पानी का सॉल्यूशन है B वाले। कोई भी A वाली चीज B से तभी मिलती है जब उनका जो नया बॉन्ड बनना होता है A और B के बीच का बॉन्ड, वो स्ट्रॉन्गर होता है पहले से जो A के बीच में था और जो B के बीच में था, मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड था और जो हैलोकेन के साथ ही बॉन्ड बना रहे थे। अगर नया बॉन्ड इन दोनों के बीच में बनने वाला उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है तो ये सॉल्युबिलिटी होगी, अदरवाइज सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ाया गया था? आपको पढ़ाया गया था कि जब हैलोकेन्स पानी से बॉन्ड बनाते हैं, सो द न्यू बॉन्ड इज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्गर व्हिच इज ऑलरेडी प्रेजेंट बिटवीन द बॉन्ड ऑफ हैलोकेन एंड वाटर। नहीं आई मेरी बात समझ में? कि इनके पहले से जो बॉन्ड बन रहे होते हैं ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, नया बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्गर नहीं होता, इसलिए इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है।
उसके बाद ग्रीनहार्ड रेजन को क्यों अनहाइड्रस कंडीशन से प्रिपेयर करना चाहिए? क्योंकि आप लोगों को पता है ग्रीनहार्ड रेजन पानी से बहुत विग्रसली रिएक्ट कर जाते हैं। भूल गए क्या आप लोग? क्या भूल गए कि RMgX पानी से रिएक्ट करता है? बताओ, प्लस माइनस H प्लस OH माइनस, बोलो क्या आएगा? RH Mg पे X और इस पे OH। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? डाउट है कुछ? अच्छा तुम ये बताओ, एक्सरसाइज मुश्किल लग रही है? मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक में कंटेंट बहुत जरूरी। मैं आपको इसलिए कंटेंट करवा रहा हूँ। कंटेंट अगर आप लोगों ने कर लिया है तो बैक एक्सरसाइज कुछ भी नहीं लगेगी। लग रही है क्या मुश्किल? जितने भी क्वेश्चंस करे आपको लगता है कि हमें सब पढ़े ही हुए हैं इस तरह की चीजें। अब रोक दूं? वैसे ज्यादा कुछ बचा नहीं हुआ और रुक सकते हो 10 मिनट में खत्म ही रहा है तो 10 ही मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। अगर कर सकते हो तो मैं 10 मिनट में खत्म करा दूं, क्योंकि सुनो ये कन्वर्जन करनी नहीं है, नेमिंग करनी नहीं है। 4-5 क्वेश्चन बचे बस, और वो छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्योंकि शुरू के क्वेश्चन तुम्हें पता है छोटे छोटे होंगे। अगर 10 मिनट रुक सकते हो तो मैं करा देता हूँ। करवा दूं मान्या? कई बच्चे कह रहे करवा दो, ठीक है? नहीं कर ले। देखो पता है क्या है यार, आगे आगे करते करते बहुत समय मिल जाएगा। अगर तुम्हें लेट हो रहा है तो चले जाओ, मैं कह रहा हूँ किसी को लेट हो रहा है तो चले जाओ, लेकिन कर लेते। लड़कियां हाँ कर रही हैं, लड़के मना कर रहे हैं। चलो सुनो, बस इधर देखो, चलो इधर देखो। अब लड़ो मत। क्लास मैक्सिमम 10 मिनट्स और मैं फिनिश कराता हूँ पक्का, सिर्फ 10 मिनट। अरे क्यों नहीं आएगा? चलो ठीक है, सुनो नहीं करा, सुनो अरे बच्चों सुनो, लेकिन मुझे इतना चाहिए कि आप लोगों ने 12 तक उल्टी दिशा में 12 कराए हैं, मतलब ये तो शुरू के बस ये 10-11 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जिसमें से आपको पता है नोमेनक्लेचर आप लोगों को जैसा मैं कराऊंगा एक बार वही करना है, बाकी क्वेश्चन मत करना। कन्वर्जन्स मैंने नहीं कराना अभी, बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे वही नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगे। एक बात लेकिन आप भी अपने एंड पे लो बच्चों, परसों जब हम मिले ना केमिस्ट्री के लिए तो आप लोग हैलोल्केन्स करके कवर करके आए हैं आप लोग घर से, मतलब आप लोग अपना हैलोल्केन चैप्टर नोट्स वाइज कंटेंट वाइज पूरा खत्म करें विद प्लस जो मैंने बैक एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन मैंने करा दिए तो आप पढ़ के आएंगे भाई, समझ रहे हैं? क्योंकि मैं अगली क्लास में इसको कराने में 20 मिनट लूंगा मैक्सिमम, ये एक्सरसाइज के और इंटेक्स के जो थोड़ा बहुत कराने हैं, और मैं सीधा कहाँ पहुंचूंगा? अल्कोहल चैप्टर की स्टार्टिंग पे। तब मत करना कि नेक्स्ट में अल्कोहल कर ले, मैं ऐसे करना, ठीक है? अभी मैं छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा टेस्ट पेपर लेके चले जाओ, 2 मिनट लग जाएंगे बस टेस्ट पेपर लेकर। बिल्कुल